This video lecture I will talk about phases of compiler. सबसे पहले देखेंगे कि कंपाइलर के अंदर फेजेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी लेक्सिकल एनालिसिस का फेज, फिर सिंटैक्स एनालिसिस, फिर सिमेंटिक का, उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन आती है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड फाइनली हमारे पास कोड जनरेशन आती है। तो ये हमारे पास स्टेजेस हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के। सो अब इन्हें हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं विद एग्जांपल कि ये किस तरह से हमारे पास प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जी आपके पास एक कोड फाइल होगी, सी में आपने कोई कोड लिखा होगा, जैसे यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 10 आपने एक कोड लिख लिया। अब ये कोड आपके पास जाता है सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस फेज में। लेक्सिकल एनालिसिस फेज में आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन का काम ये होता है कि वो आपके पास ये जो करेक्टर बाय करेक्टर है जो है वो जो वर्ड्स आए हैं उसमें से वैलिड वर्ड्स निकाले, और वैलिड वर्ड निकालने के बाद वो क्या करता है उसके टोकन बना के तो वापस करता है। अब जो हमारे पास इंट ए इज इक्वल टू 10 था उसमें से हमारे पास टोकन्स कुछ इस तरह से बन गए कि इंट इज़ अ कीवर्ड, ए इज़ अ आइडेंटिफायर, इक्वालिटी का ऑपरेटर आ गया, 10 इज़ अ नंबर 10 आ गया, और पंक्चुएशन मार्क जो है सेमी कॉलन आपके पास एंड में आ गया। तो ये टोकन अब क्या होगा जी, ये आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट फेज जो कि सिंटैक्स एनालिसिस का है इसके पास आएंगे। ये टोकन जब इसके पास आ जाएंगे तो आपके पास सिंटैक्स एनालिसिस में होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसमें आप रूल्स लिखते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी हम पढ़ते रहे हैं कि रूल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। रूल हम क्यों लिखते हैं? रूल हम इसलिए लिखते हैं ताकि स्ट्रक्चर वैलिडेट कर सकें, स्ट्रक्चर निकाल सकें हम एक जो है सेंटेंस में से। अब जैसे हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, हमारे पास ये एक सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंस पहले ब्रैकेट्स की है, तो हमारे पास इस तरह के रूल्स होंगे जो a प्लस बी को पहले एवेल्युएट करेंगे फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूल्स पे हमारे पास क्या होगा, डेरिवेशन होकर पास ट्री आएगा। ये पास ट्री इसका आउटपुट होगा। अब ये जो पास ट्री हमारे पास एज अ आउटपुट आया है, ये पास ट्री अब हमारे पास इससे नेक्स्ट फेज जो है जो कि हमने देखा था सिमेंटिक एनालिसिस का। इसके बाद हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस है जिसमें ये पास ट्री एज अ इनपुट चला गया। अब जैसे सिमेंटिक एनालिसिस के पास क्या होता है जी, सिमेंटिक एनालिसिस के पास एट्रीब्यूटेड ग्रामर होती है। अब ये जो एट्रीब्यूटेड ग्रामर मैं बात कर रहा हूँ, एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या है? इट्स अ CFG प्लस सम रूल्स। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स अटैच होंगे, और ये किस लिए होंगे? ये टाइप चेकिंग के लिए, एरे आउट ऑफ बाउंड इस तरह के जो है एरर चेक करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल ले ली, फ्लोट x इज इक्वल टू सम जो है वो 20 पॉइंट सम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका आउटपुट भी एक पास ट्री आया, लेकिन फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि इसमें एक और एज ऐड हो गया जिसमें कन्वर्जन आ गई, टाइप कन्वर्जन आ गई इंट से फ्लोट की। इसमें टाइप चेकिंग मोस्टली होती है। ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन पास ट्री जो है वो अब क्या होगा, इससे नेक्स्ट फेज जो है हमारे पास उसमें जाएगा जो एट्रीब्यूटेड। बेसिकली यहाँ पे आके ये एक एनोटेटेड पास ट्री बन चुका होगा, इसमें एनोटेशन आ गई होगी। इस एनोटेशन से अब क्या होगा जी, हमारे पास ये इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन जो नेक्स्ट फेज है उसमें ये एज अ पास ट्री चला जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए जस्ट मैंने लिख लिया है कि टोटल इज इक्वल टू काउंट प्लस सम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बेसिकली ये ऐसे नहीं होगा, इसमें यहाँ पे पास ट्री बन के इसका आया होगा, लेकिन जिस समझाने के लिए किस तरह की लाइन स्टार्ट से चली थी इन सारे फेसेज से जो है वो गुजर के। तो अब क्या होगा, 3 एड्रेस कोड में क्या होता है, मैक्सिमम 3 मेमोरी लोकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैक्सिमम 3 मेमोरी लोकेशन जो हैं, और ये बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस की ट्रांसलेशन में जब एट्रीब्यूटेड ग्रामर को हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास ये 3 एड्रेस कोड आता है। अब ये 3 एड्रेस कोड जो है इसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमारा आने वाला है वो फेज़ होता है जी कोड ऑप्टिमाइजेशन का। ये ऑप्शनल फेज़ होता है, चाहे हम इसे यूज़ करें या ना करें, ये जो हमारे ऊपर होता है। पीछे हमने देखा कि हमारे पास 3 एड्रेस कोड आ गया था। अब ये जो 3 एड्रेस कोड हमारे पास यहाँ पे आया है, ये 3 एड्रेस कोड अब कोड जनरेशन के फेज़ में नेक्स्ट फेज़ में जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन उससे पहले कोड ऑप्टिमाइज होगा। अब ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने
जो है वो सॉर्टिंग के लिए जो है वो आपने बबल सॉर्ट का जो है वो एल्गोरिदम लिखा है तो उसे मर्ज में जो है ये मर्ज सॉर्ट में ये कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं होता। इसमें ऑप्टिमाइजेशन में जो प्राइम फोकस होता है हमारे पास, वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कम करने का होता है कि आपका कोड जल्दी से जल्दी चल सके। तो यहाँ पे भी आप ये देख लें कि पहले 4 इंस्ट्रक्शंस थी, अब रिड्यूस होकर 2 इंस्ट्रक्शंस रह चुकी हैं, लेकिन लॉजिक या उसको ये एल्गोरिथमिकली नहीं देख रहा है, जस्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कम कर रहा है। सो ये जो ऑप्टिमाइज कोड होगा वो ऑप्टिमाइज कोड अब चला जाएगा लास्ट कोड जनरेशन में। और कोड जनरेशन का काम ये होता है जी, कोड जनरेशन का काम ये होता है कि वो अब ये जो 3 एड्रेस कोड जो कि असेंबली अलाइक कोड है, इसे अब क्या करेगा, प्योर असेंबली लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जो हमारा टास्क था स्टार्ट में कंपाइलेशन का, आप उसे एक हाई लेवल लैंग्वेज देते हो तो वो लो लेवल लैंग्वेज आपको रिटर्न करता है, वो आपके पास यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। आपने पूरा प्रोसेस देखा विद विद हेल्प ऑफ एग्जांपल कि किस तरह से हर फेज में गुजरने के बाद आपके पास जो कोड है वो एंड में असेंबली में कैसे कन्वर्ट हुआ। दैट्स ऑल अबाउट phases of compiler construction and how